इलेक्शन शफाफ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पाक से जमीन पार्टी उसकी जीत की अनाउंसमेंट की जाए। हमारे पास जो फॉर्म 45 आए हैं उस हिसाब से 4282 वोट लेकर हम सबसे आगे हैं। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में। इस इलेक्शन में अगर नून लीग जीत जाता तो मैं खुद शहबाज शरीफ साहब को फोन करके मुबारकबाद दे देता। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। रवां साल के आगाज़ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 11 ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं। वही धांधली और वही वोट चुराने के इल्ज़ामात, ECP के अमले की नाअहली और ताख़ीरी हलफों के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। NA 249 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत को तस्लीम करने के लिए कोई जमात तैयार नहीं है। सभी बड़ी जमातें अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। PTI जो 5वें नंबर पर और PMLN जो दूसरे नंबर पर है, वो दोनों ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ECP के साथ साजबाज करके NA 249 में वोट चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी जो कल तक इंतखाबी इस्लाहात और वोट को इज्जत दिलाने के लिए हम कदम और हम आवाज़ थीं, आज क्यों एक दूसरे पर ही वोट चोरी के इल्ज़ामात लगा रही हैं? क्यों बिलावल को ये कहना पड़ रहा है कि नून लीग को हार मानना सीख लेनी चाहिए और ये कि ये डस्का 2 नहीं था, क्योंकि यहाँ बंद अबनी और फायरिंग के वाक़यात नहीं हुए जो आपने करवाए थे? क्या बिलावल PMLN को ये कहना चाह रहे हैं कि धौंस और धांधली से आप इंतखाब लड़ते हैं, हम नहीं? क्या ये कहना चाह रहे हैं बिलावल साहब? साथ ही साथ अगर देखा जाए कोरोना, रमज़ान और गर्मी जैसे फैक्टर्स को अगर हम एक तरफ रख भी दें तो फिर भी 20 से 22% वोटर टर्नआउट जो है उसका क्या जो अवाम का इंतखाबी अमल है उससे इजहार बेजारी जो है वो उसका एहसास नहीं है। जो भी इंतखाबात हों, इल्ज़ामात ऐसे ही रहते हैं। जीतने वाले के अलावा सभी हार मानने को तैयार नहीं होंगे, तो क्या ऐसे जमहूरी माहौल में हम किस तरह जो है वो चीज़ें आगे चल पाएंगी? क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि इंतखाबी सियासत में सरगर्म जमातें इस्लाहात के लिए कोई जामे इक़दामात करें? इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ साबिक DG FIA बशीर मेमन के वज़ीर आज़म और उनके करीबी लोगों पर शदीद इल्ज़ामात का रवां हफ्ते बड़ा शोर मचा रहा, जिनकी वजह से वज़ीर आज़म ने एक अपना दो टोक जो है वो मौक़िफ़ दिया, तरदीद उन्होंने कर दी, लेकिन फिर भी इस पर जो है वो बहुत सारा शोर और हंगामा हो रहा है, बिलखुसूस अपोजिशन जमातों की तरफ से। बिलावल साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर भी अपने प्रोग्राम के जो दूसरे सेगमेंट होगा उसमें बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़ैन कुरैशी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो जैसे कि हमने इब्तदाई में कहा, इंट्रो में कहा कि ये जो इंतखाब था ये एक दंगल लगता है बन गया और उसके बाद तमाम पार्टीज़ अपनी अपनी जीत का जो है वो कह रही हैं कि हम जीत गए हैं। आज इसी तनाजुर में बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ नून लीग के लिए उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए। तो पहले ज़रा वो सुन लेते हैं कि बिलावल साहब ने क्या कहा, फिर आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी है। एक तीर से इतने शिकार हो चुके हैं, एक साल में दो बसंत हम आपके लिए लेकर आते हैं। डॉल्फिन वाले भी, पतंग वाले भी, मुल्ले को भी हमने फारिग कर दिया और हाजी सद शिकार भी शेर का हुआ। हम इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। अच्छा जी, इसका जवाब मरीम नवाज साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट से दिया जो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब इसको हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए हैं इनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतज़ार फरमाइए और याद रखें, मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेके रहेगी इंशाल्लाह। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले से होती, अवाम के फैसले की वजह से हो तो वो सर तस्लीम होती है, मगर बॉक्स चोरी और धांधली से होने वाला हर फैसले का आखिर तक हम मुकाबला करेंगे। ये मरीम साहिबा का जो है वो कहना था। उनकी ये ट्वीट्स रद्द अमल आया बिलावल साहब के, उसमें बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो खेलदास साहब से शुरू करती हूँ। खेलदास साहब, माजी में जब भी आपने अगर 2018 के इलेक्शन के बाद अगर देखा जाए तो जब भी धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं
तो अलेज किया गया है कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ये धांधली कराई है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा काम करवाया, इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को जताया वगैरह वगैरह। आप दोनों जमातें यही बात करती रही हैं। अब मुझे ये बताइए कि आज जो ये बातें हो रही हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या मरियम साहिबा ये कहना चाह रही हैं, आपकी जमात ये कहना चाह रही है कि आज पीटीआई की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले ली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मिलकर ये खेल खेल रही है? क्या कहेंगे इस पे? मारिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पहली बात ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, बिलावल साहब कहते हैं कि डस्का 2 नहीं है, बिल्कुल डस्का की रिहर्सल हुई है, डस्का पार्ट 2 है। और दूसरी बात ये है कि देखें 2018 में जब धांधली की थी, जाली मैंडेट से हुकूमत को लाया गया था, और 3 साल के बाद उसी हलके में जहाँ से पहले भी हम समझते हैं वाडा साहब हार गए थे, शहबाज साहब जीत गए थे, और आज वो 6ठे नंबर पे पार्टी आके पहुंची है, मतलब वो जाली जीत थी। कल उसकी जाली जीत थी। आज जब हम कह रहे हैं कि ये हमारे मैंडेट को कल चुराया गया है कराची में, तो ये भी एक जाली जीत है। और ये जो पीपल्स पार्टी बड़े शादमाने बजा रही है, और वो पीटीआई का 3 सालों के बाद देख लें कि वो जाली मैंडेट देखो इसी तरह जो है वो सामने आ जाता है, फिर उसकी वापसी के भी रास्ते। ये जाली मैंडेट कौन लेके दे रहा है? कल तक आपका इल्जाम था कि ये इस्टेब्लिशमेंट लेके दे रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहरा है इस्टेब्लिशमेंट का, तो आज आप ये कह रहे हैं कि उनकी जगह जो है वो पीपल्स पार्टी ने ले ली और अब पीपल्स पार्टी वो किरदार अदा कर रही है। क्या यही कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, डस्का में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने के लिए पूरी कोशिश की कि फेयर इलेक्शन हो। फिर आपने देखा रिटर्निंग अफसर या जो अमला होता है वो सूबाई हुकूमतों का होता है, तो पंजाब हुकूमत ने धुंध पैदा की। यहाँ पे कल जो है सिंध गवर्नमेंट ने जो रिटर्निंग अफसर है या इलेक्शन अमला था, जो इलेक्शन करवा रहा था सिंध हुकूमत का अमला, वो सिंध हुकूमत का था, उसके पीछे सिंध हुकूमत है। तो ज़ाहिर है हम तो इलेक्शन कमीशन के शफाफियत, उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे। हम उनको कहेंगे कि हमारा जो वोट चुराया गया है, जिस तरह डस्का में चुराया गया, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हमारे मौक़िफ़ की तायद की, हमें अपना वोट वापस मिला। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के सामने केस अपना रखें। हमने रखा है रात 4 बजे, और हम अपना जो वोट हमारा चोरी हुआ है, जो रिटर्निंग अफसर, आप मुझे बताएं रिज़ल्ट जो है 8 बजे तक आ रहा था, और सारे रिटर्निंग अफसर को अपने व्हाट्सएप से वो नताइज जो है डीआरओ को भेजना था, वो क्यों रुक गया? जब भी नताइज रुकते हैं तो पीछे वोट चोरी हो जाता है। क्योंकि ये कहा गया कि चैलेंज करने जा रहे हैं, फोरेंसिक ऑडिट होगा, ये कब करवा रहे हैं आप? हमने एप्लीकेशन रात दे दिए, हम बाकी मामलात पे भी कानूनी टीम से मशावरत कर रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कि वो इंसाफ करेगी, क्योंकि अगर ये इलेक्शन एक इलेक्शन नहीं फेयर होता है, या इस पर पूरा पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, उसके नतायज रुक जाते हैं, और जो 20% टर्नओवर है उस पर भी इतने घंटे लग जाते हैं, तो उसके पीछे कुछ तो कहानी है। ये इलेक्शन कमीशन को साबित करना पड़ेगा कि इसके जो हमारे इल्ज़ाम हैं या जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह दूर करते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस शख्स को 2018 में हराया गया, नवाज शरीफ को आज उसकी तकरीर नहीं दिखाई जा रही है, आज उसकी तकरीर नशर नहीं की जा रही। आज भी कराची की अवाम नवाज शरीफ पे एतमाद किया है, नवाज शरीफ को चाहते हैं, उसका बयान जीत गया है, और नवाज शरीफ की कारकर्दगी। बक्से आप लोगों ने चोरी किए, आप लोगों ने जो है वो ये धांधली करवाई, आप लोगों ने डस्का 2 करवाया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप थे, तो आपने ये किया इलेक्शन जीतने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये कह रही है नून लीग। नून लीग को ये समझना चाहिए कि जिस 2018 के इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, इस एक सीट के अलावा सिंध में उन्होंने कौन सी सीट निकाली, और सिंध के शहर कराची से कौन सी सीट निकाली, कितने वोट लिए, किस मार्जिन में थी इसके अलावा। तो इनको ये देखना चाहिए कि मोस्टली जो बाय इलेक्शंस होते हैं उसमें हुकूमत कामयाब हो जाती है। हम वहाँ पर मौजूद हैं, और कादिर मंदुखेल जो हैं उनको, क्योंकि हुकूमत से सब बड़े नाला हैं और हुकूमत
की कोई कारकर्दगी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं थी और कादिर मंदुखेल ने खुद सारा उनका पीछा किया, ये तो कहीं भी नहीं थे और उनके खिलाफ केस लड़ा, वो वहीं पे रह रहे हैं। तो इनके कैंडिडेट के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वो जीत गए तो नजर भी नहीं आएंगे, और ये खुद कल शायद वहां मौजूद थे। मुझे बताएं डस्का की तरह कहां फायरिंग हुई? कहीं से हमें ये इत्तला नहीं मिली कि आपके पोलिंग एजेंट को निकाला गया हो, कहीं से ये इत्तला नहीं मिली कि जो है वो कहीं धक्कम धक्का हो गया है या कोई मसला हो गया है, या हमें कहीं से ये इत्तला नहीं मिली आपके अलावा 30 कैंडिडेट थे, सबके पोलिंग एजेंट मौजूद थे कि वो उन्होंने कोई शिकायत की हो। अब जहां तक पीएसपी की बात है तो उन्होंने भी कोई सीट नहीं ली थी। पीएसपी ने कितनी सीटें ली थी जनरल इलेक्शन में 2018 में, और ये जो एमक्यूएम है उनके जो मुरसलीन है वो एक पीर ज्यादा वो है कास्ट है जो भी है, उनका अपना ख्याल था कि वो 24-25 हजार वोट हैं तो मैं 11 ले लूंगा, वो भी नहीं हुआ। उनके हल्कों से हम जीते। बाकी रही पीटीआई की बात, उनकी तो आप हालत देखें कि उनका एमपीए, एक मिनट प्लीज, मैं ग्राउंड रियलिटी डिस्कस कर रही हूं। उनका जो अपना एमपीए है पीटीआई का, वो अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ टीवी से लेके हर चीज पे बात कर रहा था। उनकी हुकूमत ने, उनके वजीर दाखिला ने जिस जमात को कलअदम कहा, उसको अवाम ने इनकी बात को रद्द करके इतने सारे वोट दिए। तो नून लीग जो है वो किस बुनियाद पे इसे डस्का इलेक्शन कह रही है? मेरे साथ इससे पहले इलेक्शन कमीशन के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर, नून लीग ये कह रही है। एक मिनट में आखिरी बात कर रही हूं, चुप नहीं रह सकते। ओमनी ग्रुप और बाकी करप्शन केसेस की वजह से ऑपोजिशन को तोड़ा गया, आपकी तरफ से कहा गया, आपके लिए कहा जा रहा है कौमी इश्यूज पर बात ना करना और हुकूमत को आड़े हाथों ना लेना। जेल जाने से डरने वाली जमात को चाहिए कि सियासत की जगह कोई अच्छा सा कारोबार कर ले। पैसे वैसे भी बहुत कमाए हैं इन्होंने। अताउल्लाह ताड़ साहब ये बात कर रहे हैं कि ये आप लोगों कारोबार तो लंदन में, कारोबार तो शायद लंदन में वो कोई शुरू कर रहे हैं। मेरे कायदीन तो अब तक जेल में है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो सारे आपके खोखले केसेस थे जिसमें आपने 11.5 साल आसिफ जरदारी साहब को रखा, आपने उनमें से क्या निचोड़ा सिवाय ये कि एक आदमी की सेहत जो है वो वक्त के साथ गई। और मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने कहाँ हुकूमत को सपोर्ट किया? आपने डस्का में मरवाए अपने बंदे और हुकूमत का, और उसके बाद जाके पंजाब में क्योंकि आपके शरक पूरी वगैरह भाग रहे थे और उनके खुर्रम लगारी ग्रुप तो आपने सेनेट में लेन देन कर ली। हमें आपने कहा कि ओह बाप से वोट ले लिए, तो बिलाल जो थे वो आपके बंदे थे जिन्होंने 4 के साथ एक आजाद ग्रुप बनाया था। हमने कहां लेन देन किया? आपने कहा इस्तीफे, लॉन्ग मार्च के साथ कोई तैयारी नहीं थी, आपके लोग इस्तीफा ना देते, और अभी तक आप इस्तीफों पे अड़ी हुई थी। और अभी 4 दिन पहले का अब्बा जान कह रहे हैं कि इस्तीफे नहीं शहीद नहीं होने देंगे। तो आप लोग की पार्टी का तो बयानिया ही नहीं रहा। तो अवाम बेवकूफ नहीं है कि वो रोजे में जब छुट्टी भी नहीं है उसमें निकल के वो वोट दे रही है, और एक ऐसी पार्टी को जिसका कोई बयानिया नहीं है, कब उसने इस्तीफे देने, कब उसने नहीं देने, कब उसने हुकूमत गिरानी है, कब उसने ये कहना है कि नहीं ये तो है ना शहीद हो जाएंगे। किसी एक जगह तो खड़े रहो अल्लाह के बंदो, दूसरे को इस बात पे आप किसी का कोई नैरेटिव नजर नहीं आ रहा। आज कल आप लोगों को सारी चीजें भूल गई थी कि वहां पे बिजनेस उनके हमारा तो एक नैरेटिव है मरियम साहिबा की वहां पे कोई प्रॉपर्टीज नहीं है वगैरह वगैरह। आज सबको याद आ रही है। हमारा शुरू से एक नैरेटिव था कि हम आइन के दायरे में रह के हुकूमत के खिलाफ ऐवान में, ऐवान के बाहर, सड़कों पे लेके हर जगह वो करेंगे जो आइन के दायरे में। इन्होंने लॉन्ग मार्च को धरने के रंग के साथ इस्तीफे से नथी किया, जिसको हमने ललकारा। आज इनके इस्तीफे कहाँ हैं? इनको इस्तीफे देने चाहिए थे ना मौलाना साहब को। इन्होंने ना किसी स्टैंडिंग कमेटी से पीछे और फिर इलेक्शन भी लड़ रहे। जैन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जैन साहब, आपकी कारकर्दगी और बाकी चीज़ों पे तो बाद में आती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आज पीटीआई बड़ी मुतमईन जो है वो नज़र आ रही है, कम से कम एक चीज़ से। मैं छोटा सा एक किस्सा बयान कर देती हूँ। ऑफिस में हमारे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पीटीआई के साथ है, कोई नून लीग के साथ है, तो जो पीटीआई वाले हैं उनसे पूछा गया कि भाई आप आज आपके क्या तासुरात है? उन्होंने कहा जी बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, हम हार गए, लेकिन कम से कम दोनों पार्टीज जो हैं इनका जो बयानिया है उसकी चिथड़े उड़ चुके हैं और नजर आ गया कि ये दोनों कहाँ खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है आप काफी खुश जो है वो नजर आ रहे हैं इस गुफ्तगू को भी सुन के।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज कराची में जो इलेक्शन हुआ है उसने एक बहुत बुनियादी सवाल उठा दिया है, और वो सवाल उठाया है जो इमरान खान साहब बड़े अरसे से जिस पर बात करते थे, और वो है इलेक्शन रिफॉर्म। आज इस इलेक्शन के ऊपर कोई जमात आपको राजी नहीं नज़र आ रही। ये जो दो बड़ी जमातें, और आपने दुरुस्त फरमाया कि इनके अपने बयानिए जो हैं इसमें फेल हो गए हैं। आपने देखा कल तक मरियम नवाज साहिबा की जो ट्वीट्स आ रही थी या जो उनके कैंप में से ख़बरें आ रही थी वो मुख्तलिफ थी, और तब तक इलेक्शन भी बिल्कुल ठीक था। और आज जब नताइज आए और वो उससे बरक्स आए तो आज वहाँ भी फाउल प्ले की बात आ रही है, बाकी भी बाकी पार्टीज भी ये बात कर रही हैं। तो आज एक चीज़ पे तो कम से कम सारी पार्टी मुत्तफिक हो जाए कराची का रिजल्ट देख के कि इस मुल्क में हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस मुल्क में हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और हमें ये जो प्रॉब्लम है, हमारी डीप सीटेड प्रॉब्लम है कि जी रिटर्निंग अफसर जो है रिजल्ट दिए बगैर भाग जाता है, आधी रात हम लगा देते हैं उसको ढूंढने के लिए, 2 रिटर्निंग अफसरों के पीछे पूरे हल्के का इलेक्शन रुक जाता है। इन चीज़ों से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन जैन साहब, मैं ज़रा खुर्रम शेर ज़मान साहब जो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा वो भी सुनवा देती हूँ आपको, उस पर भी आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। ज़रा सुनवाइए कि खुर्रम शेर ज़मान साहब आज क्या बात कर रहे थे। ये इलेक्शन पूरा प्री प्लान्ड इलेक्शन था। ये इलेक्शन का पूरा फैसला किया गया हुआ था कि इलेक्शन किसने जीतना है, उसने कैसे जीतना है, किसको कौन से नंबर के ऊपर लेकर आना है, किसको दूसरे नंबर के ऊपर लेकर आना है, किसको तीसरे नंबर के ऊपर लेकर आना है। अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इस 2 नंबरी से ही इलेक्शन कराने हैं, फिर मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये जाके सेटिंग बना लें, इलेक्शन कमीशन से पूछ लें कि उनकी किसके साथ सेटिंग है, उनको क्या अहकामात आए, उन्होंने किस तरीके से रिजल्ट को निकालना है। लिहाजा इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिजल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में। अच्छा जैन साहब, ये वैसे इल्ज़ामात किस पे लग रहे हैं? इलेक्शन कमीशन किससे अहकामात जो है वो ले रहा था? कल तक जो इल्ज़ाम आप लोगों पे लगते थे, आज वही इल्ज़ाम जो है वो आपकी जमात हारने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन पर लगा रही है। वही सारी एक, अगर आप देखें टैसिट मीनिंग वही सारा निकल रहा है, इशारे वही हैं। अब क्या मतलब, क्यों सब आप मिलकर जो है वो इदारों को जो है बीच में इसमें मुलव्वस करते हैं और उनको जो है घसीटते हैं और कंट्रोवर्शियल पूरी चीज़ों को जो है वो बनाते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, कुछ तो इस इलेक्शन की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिससे हम गाफिल नहीं हो सकते। आपके इल्म में है कि ये इलेक्शन रमज़ान के अंदर हुआ, आपके और नेचुरली रमज़ान के अंदर का वोटर टर्नआउट कम होना था। फिर हम इस बात को डिस्काउंट नहीं कर सकते, जो कि मेरे ख्याल से मैंने कम से कम इसको बात करते नहीं सुना, कि ये इलेक्शन एक पैंडेमिक के दौरान हुआ है, कोरोना के दौरान हुआ है, तो उसकी वजह से भी टर्नआउट कम होना था। सो एक कीपिंग दैट टू वन साइड के लो वोटर टर्नआउट के इलेक्शन के अंदर क्या होता है और कितनी मैनिपुलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, आई विल लीव दैट टू योर बेटर जजमेंट। बट चले, इस बात पे तो अब आपने खुद अपने मुंह से इतराफ़ कर लिया कि जो इल्ज़ाम किसी को कभी हमारे ऊपर लगा करता था कि हमारी सेटिंग है और हमारे साथ जो है इदारे मिल जाते हैं, आज कम से कम हमसे ये इल्ज़ाम तो हमारे से धो दें कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम अब ये नहीं लग सकता। मैं अपनी बुनियादी बात, खुर्रम शेर ज़मान की बात अपनी जगह पे, वो ग्राउंड पे थे, कराची में बैठे हैं, बेहतर समझते होंगे चीज़ को, बट मैं बुनियादी एक नुकता आपके सामने रख रहा हूँ और आपके पूरे पैनल के सामने रख रहा हूँ कि कराची का आज रिजल्ट देख कर एक बात वाज़ेह हो गई है, और मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात के पास अब कोई ऐसा जवाब रह गया है, वो किस बिना पर इस बात को रिजेक्ट करेंगे कि हमें इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन वो मैं उस पर अगले सेगमेंट में बात करती हूँ। लेकिन जो खुर्रम शेर ज़मान साहब बात कर रहे हैं कि सेटिंग हुई है, और जो आप कह रहे हैं इस वक्त दायरे इल्ज़ाम माजी में आप पे लगता था, वाकई सेटिंग हुई है यहाँ पे इस दफ़ा, या आप समझ रहे हैं कि कोई इसमें आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है? खुर्रम शेर ज़मान साहब अपनी इनफरादी कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि खुर्रम शेर ज़मान साहब का ये मौक़िफ़ है। अगेन कराची के हालात, इस पर्टिकुलर इलेक्शन के हालात वो मुझसे बेहतर समझते हैं, तो मैं उनकी बात को डिस्काउंट नहीं करूँगा। मेरे पास ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड फीडबैक अभी इतना नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई अपना तासुर दे सकूँ। चलें, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खेलदा साहब की तरफ जाऊंगी। खेलदा साहब, बयानबाजी दोनों साइडों से हो रही है, जैसे अभी अताउल्लाह तारड़ साहब की मैंने आपको ट्वीट मेंशन की,
इसी तरह चौधरी मंजूर साहब मरीम साहिबा का कह रहे हैं जी मरीम नवाज साहिबा की कराची में धांधली के हवाले से बयान ऐसा ही है जैसे इन्होंने लंदन में अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बयान दिया था। झूठे शेर अपनी शिकस्त को धांधली की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाना बंद करें और शिकस्त तस्लीम करें। अब सवाल ये बयानबाजी दोनों साइडों से हो रही है और हर दफ़ा ही होती है, लेकिन कब ये हम जो जैन साहब अभी पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हम कब उसकी तरफ जाएंगे ताकि हम हर दफ़ा जो ये धांधली की गर्दान है इससे निकलें, हारने वाला अपनी हार को जो है वो तस्लीम करे और जीतने वाले को मुबारकबाद दे। ये टाइम कभी हम इस मुल्क में देखेंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब देखेंगे, जब इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, जब इदारे आज़ाद होंगे, कोई सूबाई या वफाकी हुकूमत या कोई और उनको पीछे से दबाव नहीं डालेगा, कोई इलेक्शन चुरा नहीं सकेगा। बात यह है कि रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उनके पास सारा जो अपना आइनी हक़ है कि किस तरह इलेक्शन कराए। बात जो दबाव होता है या जो कुछ गड़बड़ की जाती है, जिस तरह पीटीआई को धुंध के ज़रिए लाया गया, अब उसकी बी टीम बना के इसको पीपल्स पार्टी को धांधली की ज़दा करके ले आना चाहते हैं। वक्त बहुत निकल चुका है। हम कहते हैं कि जब तक इस मुल्क को आइन और कानून के तहत नहीं चलाया जाएगा, इदारों को आज़ाद नहीं किया जाएगा, कोई भी आप रिफॉर्म कर ले। हमने 2017 में भी इस्लाहत किए हैं, मगर 2017 में जब हमने किए तो तब भी आरटीएस बैठ गया, फिर धुंध आ गई, फिर कल यहाँ पे जिस तरह 34 पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो नहीं दिया गया, तो इसमें कोई रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। बात है कि इदारों को इस्तेमाल, हुकूमतों को इस्तेमाल ना किया जाए, डंडा ना चलाया जाए, पैसा ना चलाया जाए। अगर कोई मेरा सवाल है इस्तेमाल भी तो आप फिर पॉलिटिकल पार्टीज ही होते हैं ना सारे। अब कल तक आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी धांधली के खिलाफ, इसी निज़ाम की तब्दीली के लिए निकले थे। आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, तो नज़र तो ये आता है जो अवाम, एक आम आवाम जो है वो देख रहे हैं कि जहां अपना मतलब होता है वहां जिसके साथ गठजोड़ करना होता है या जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो धज्जियां उड़ानी होती हैं, उसको किसी को कोई ख्याल नहीं आता। तो वो फिर ओनस तो आप लोगों पे है। डॉक्टर साहब आप सही कह रही हैं। देखो, बिलावल भुट्टो साहब के लिए मुझे एहतराम है। बिलावल भुट्टो साहब जब लाड़काना में हराते हैं जीडीए से, तब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जिताया, ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है। जब यहाँ पे कल जाली जीत हुई है तो उस पर जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं आप मान लो ये सियासी पार्टी हमारी गलतियां हैं 73 सालों से। तभी तो डस्का में आपने भी यही किया, जब हार गए तो नहीं तो अब जो आप जीते हैं, हमने कोई धांधली नहीं की, लेकिन हमारी सीट थी, हमें मिली, हमने वोट चुराने नहीं दिया। वो तो ये भी ये कह रहे हैं ना कि हमने इधर कारकर्दगी दिखाई, जो भी बात है वो भी मानने को तो ये कोई तस्लीम नहीं करता। डॉक्टर मारिया साहब, मैं सिंध में रहता हूँ और कराची में मेरा घर है। मैं आपको बताऊं कि 13 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, कोई इनकी कारकर्दगी नहीं है। अगर कराची को अमन दिया है नवाज शरीफ ने दिया है, और बल्दिया की अवाम ने अगर आज हमें वोट दिया है वो नवाज शरीफ के बयानिए को दिया है और कारकर्दगी को दिया है। तो पीपल्स पार्टी कारकर्दगी न लाड़काना में है, न कराची में है, न हैदराबाद में है, न जामशोरों में, कहीं पर भी सिंध में आपको नज़र नहीं आएगी कि जिस तरह सिंध का इन्होंने अशर की। कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर मिलता तो मुझे जब 40% वोट पड़ा 2018 में, तब पीपल्स पार्टी को 7000 वोट पड़ता है। आज जब 20% वो जब आया है रेशो, तो उसमें इनको इतना वोट पड़ जाता है। तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या है, ये सब कुछ देखने की जरूरत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भी किसी के कहने पे या किसी के लाने पे लाए गए हैं। शरा साहबा, ये नैरेटिव का मैं कह रही थी कि नैरेटिव जो है वो पीडीएम एक निकली थी, पीडीएम का नैरेटिव था, अब तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब तो एक दूसरे के गिरबान को आप जो है दस्तों गिरबान है इस वक्त। आप जो जैन साहब बात कर रहे हैं, क्या आप इस वक्त अब यही कहेंगे कि देर हो गई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, हम यही सुनते रहेंगे या हम इससे आगे भी चलेंगे? पहली बात तो ये है कि पीडीएम ने कभी ये नहीं कहा था कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता डस्का में पीपल्स पार्टी ने इनको सपोर्ट किया था। सीधी बात यह है कि हमारी कोई कारकर्दगी है या नहीं है। आपकी सिंध में कोई सीट नहीं थी 2018 में, ठीक है, और अगर जीडीए जीती थी तो इतनी पार्टीज का इत्तेहाद था। आज भी जो है एक मिनट ना, मैं आपके दरमियान नहीं बोली, आज भी जो है जेयूआई वो जीडीए के साथ मिल रही है और मौलाना फजलुर रहमान को और इनको नज़र नहीं आ रहा। ये हमारी मुखालफत में पीटीआई समेत सब एक इत्तेहाद बनता है इलेक्शन में। सब ने देखा है देही सिंध में, और हार जाते हैं।
अब हम परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये बार बार कर रहे हैं कि इलेक्शन देर से आया, रिजल्ट देर से आया, तो मेरे साथ इससे पहले रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो खुद डायरेक्ट इसको मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कहा देर भी नहीं हुई, एक नॉर्मल ये सिस्टम था क्योंकि 30 लोग थे और ये वो उन्होंने पूरी की। हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई रिकाउंटिंग करानी है, रिकाउंटिंग कराएं, जो सबूत है दें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुझे 2018 की एक सीट पे जरा से आप सेकंड नंबर पे थे और कहीं नहीं आपने कुछ जीता, तो आप कह रहे हैं ये सीट आप ही की थी। अगर इसी देर के साथ आप जीत जाते तो ठीक था। जितने चैनल्स ने शुरू में रिजल्ट दिखाया है 50-60 पोलिंग स्टेशन तक का, उसमें अगर आप आगे थे तो नेक टू नेक थे, 200-250 इस तरह से थे। तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहती हूँ कि रिफॉर्म्स तो लेजिस्लेटर का फर्ज है। हम जो थे वो 126 थे 246 के ऐवान में। हमने जितनी रिफॉर्म्स की PMLN नहीं कर सकी, हम हर वक्त रेडी थे, ये तो कर ही नहीं सकते। हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं कि आप जो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं करें। हमने कहा था 62-63 में करो, इन्होंने नई रिफॉर्म्स की लेके डूबी। आज इमरान खान इसी जगह पे अड़े, इनको लेके डूबेगा। तो हम तो बार बार रिफॉर्म्स करना चाहते हैं और हमारी यही कहते थे कि हुकूमत कुछ भी कर ले। ये कहते थे PMLN वाले कि अब हम हुकूमत के साथ बैठ के कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब समरी पे वक्त आया उसमें भी कंसल्टेशन के बगैर भागे भागे आए और भी मुख्तलिफ चीज़ों में। तो हम तो शुरू दिन से कहते हैं कि हमने जो कुछ करनी है तब्दीली, जो कुछ करनी है वो आइन के दायरे में करनी है। और मैं अभी भी यही कहती हूँ कि इनको ये समझना चाहिए कि बाय इलेक्शन में मोस्टली लोग हुकूमत को ही वोट देते हैं। आपका कोई ऐसा कारनामा सिंध के लिए नहीं है। आप जो अमन की बात करते हैं, अनटिल अनलेस आइन ये कहता है सूबे का जब तक इख्तियार, सूबे के पास ये इख्तियार है कि वो आर्मी को, उनके ऑफिसर्स को थोड़ा सा हैरानगी इसलिए होती है किसी वक्त भी बुला सकता है। तो हमने खुद बुलाया था, जनरल इलेक्शन था। आपने एक मिनट मारिया साहिबा, एक मिनट मारिया साहिबा, मुझे एक जुमला मुकम्मल करने दें। आपने एक पाई की मदद नहीं की थी जबकि उसमें ये कहा था कि पुलिस को वेल इक्विप्ड किया जाएगा, नहीं की थी आपने। और उसके कप्तान CM साहब थे और आपने एक पाई की मदद नहीं की थी। सिर्फ एक ये फैसला था जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उन्होंने बैठ के ये किया था। चले, ये आखिर यही समझ नहीं आ रही थी कि वफाकी हुकूमत जो है उसका भी जो सीट थी वो रिटेन नहीं कर सके। उसके बाद आप छठे नंबर पे थे, फिर पहले नंबर पर आ गए। ये कम से कम PMLN उस वक्त दूसरे नंबर पर तो आ रही थी जब ये इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन। लेकिन चले, अच्छी बात है, आप ये कह रही रिफॉर्म्स के लिए रेडी हैं। जैन साहब की तरफ जाती हूँ। जैन साहब, ये तो चीज़ें अपनी जगह, धांधली का शोर अपनी जगह। अब ज़रा आपकी कारकर्दगी पे आ जाते हैं। इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। जो भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, आप बुरी तरह जो है वो हार रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि PTI के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अंदर से जो है वो टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रही है? क्योंकि इसमें भी खुर्रम शेर ज़मान की ऑडियो आपने भी सुनी होगी, इसी तरह नौशहरा में भी आपके साथ यही हुआ, डस्का में भी यही हुआ कि आपकी अंदरूनी लड़ाई जो है वो ले डूबी। क्या PTI के लिए लम्हा फिक्रिया है? डॉक्टर साहब, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो खेलदास साहब फरमा रहे थे कि 3 साल PTI को जो है रिफॉर्म्स का याद नहीं आया। मैं उनकी याद दहानी के लिए कहना चाहता हूँ कि 3 साल नहीं, 2013 से लेकर आज तक इमरान खान साहब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हमने जो 126 दिन का धरना दिया था उसकी बुनियाद ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी। हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि 4 हल्के खोल दो। हमें लगता है कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ, 4 हल्के खोल दो, उसका जो नताइज निकलेंगे उसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज इनका कहना कि जी इमरान खान साहब को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तब नहीं याद आए, आज आए हैं। मैं ये रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाह रहा था। हम 2013 से आज तक कह रहे हैं और आइंदा भी हुकूमत में बैठे हुए कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए और आइंदा जो इस मुल्क में इंतखाबात हो, पीपल्स पार्टी रेडी है ना, तो फिर कर लें और हर जमात उनको तस्लीम करे। पहली बात तो ये आ गई। अब हम तो दावत देंगे पीपल्स पार्टी को, आए हमारे साथ बैठे। डॉक्टर साहब, आप इस बात की गवाह हैं और मैंने आपके प्रोग्राम पे कई दफ़ा ये बात की है कि कुछ इश्यूज होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं, जो सियासत से बालातर होते हैं, जैसे कि मतलब बाई पार्टिजन होते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गया, फैटिफ हो गया, कश्मीर के इशू हो गया। तो इन चीज़ों के ऊपर तो हमें, लेकिन बदकिस्मती से हमने ऐवानों के माहौल को इतना टॉक्सिक बना दी है, इतनी लड़ाई कर दी है, कसम उठा ली है कि जी हुकूमत का साथ नहीं देना, चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए एक चीज़ में। फैटिफ
हम ग्रे लिस्ट पे चले जाए, हमने हुकूमत का साथ नहीं देना। तो अगर आज इंतजार करती रह गई, वो कुर्सी खाली रह गई, मुंतज़िर रही कि आके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उसको काम करना चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मशवरा प्लीज दीजिएगा, हम इसको वेलकम करते हैं। मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात शैला रजा साहबा ने की, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है शैला रजा साहबा, और वो कह रही थी कि जी इंटीरियर सिंध में ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं। तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट शैला रजा साहबा को कहना चाहता हूँ कि पता नहीं पीपल्स पार्टी को इतना सेल्फ प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स क्यों है कि इनको लगता है सारी दुनिया के खिलाफ इकट्ठी हो जाती है। मैंने और मेरे वालिद ने ये जसारत की थी कि हमने इंटीरियर सिंध में 2 इलेक्शन लड़े, हमने उमरकोट में भी इलेक्शन लड़ा, हमने थरपारकर में भी इलेक्शन लड़ा, और उन इलेक्शनों में जो कुछ हुआ और जिस लेवल की धांधली हुई उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती। तो इनको भी जरा उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मेरे सवाल में भी आते 1100 का पैकेज, उसका कुछ नहीं हुआ, जिस तरह आप हार रहे हैं बाई इलेक्शंस, वो जरा बता दीजिए। जी देखिए डॉक्टर साहब, अगर तो आप बात करें 249 की स्पेसिफिकली, तो मेरे समझने में उसके कुछ फैक्टर्स थे, मैंने पहले भी उनको निशानदेही की। एक तो रमज़ान में था ये इलेक्शन, ऊपर से कोविड के दौरान थे इलेक्शन, लो वोटर टर्नआउट इलेक्शन था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर वोट बेस है वो, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। मैंने कहा जी पहले से 5वें पे पहुंच गए, वो तो सबके लिए फिर था ना, कोविड था, गर्मी थी, रमज़ान था, तो सबके लिए था। हाँ देखिए आप डॉक्टर साहब, इट इज ऑनेस्टली इट इज इमटेरियल, दूसरे पे आते या 5वें पे आते, आप इस चीज़ का तहरीक इंसाफ को क्रेडिट दें कि तहरीक इंसाफ ने एक नए शक्ल को, एक नौजवान को, यूथ को और एक नए चेहरे को आगे लेके आई, जो कि हमारे मंशूर का हिस्सा है। हम उस घिटी पिटी सियासत से हट के आगे आना चाह रहे हैं। बाकी शैला साहबा ने किसी हद तक बात दुरुस्त की है कि जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को इनहेरेंट एडवांटेज होती है। तो मैं मैं इसको कोई ज्यादा रीड इन नहीं कर रहा उसमें। नहीं, रीड इन आप नहीं कर रहे, आपको नहीं लगता कि आपके 249 को 249 बिकॉज लार्जर इसकी जो एक रिप्रिकॉशंस हैं वो इसलिए भी है कि कराची को आप जो है वो आपने पैकेज दिया था, पैकेज की बात की थी, वो भी कुछ नहीं हुआ, कुछ वहां पे वाडा साहब कोई काम नहीं कर सके एज सच। आप नहीं समझते इससे कोई भी फर्क पड़ा है? और फिर जो जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं आप हारते जा रहे हैं। लेट्स मतलब ओवरऑल अगर आप एक पिक्चर देखें, टीएलपी फैक्टर भी आपके सामने जो है वो आ गया है। डॉक्टर साहब, अगर आप मेरी जाती ओपिनियन चाहती हैं, जी मेरे समझने में हमारी हुकूमत के लिए महंगाई एक चैलेंज है, आई डोंट डिनाई दैट, और उसके ऊपर हमने काबू पाना है, और इंशाल्लाह आप देख रही हैं कि उसके ऊपर बेहतरी आनी शुरू हो गई है। आपकी मईशत जो है वो स्टेबलाइज कर गई है, आपका पेट्रोल 5 से 6 रुपए मजीद महंगा होने जा रहा है। स्टेबलाइजेशन से अब ग्रोथ फेज के अंदर जा रहे हैं। चलें ग्रोथ फेज के अंदर चलें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बशीर मेमन साहब का जो केस है क्या वो चल रहा है, क्या उसमें हो रहे हैं जो उन्होंने बातें की हैं, क्या हुकूमत कुछ करेगी उस पर, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हमने इब्तदाई में बताया आपको कि पूरा हफ्ता जो है वो हमने देखा कि बशीर मेमन साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचता रहा। आज उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि जी बेशक जुडिशल इंक्वायरी जो है वो करा ली जाए, मैं इस पे हाजिर हूँ। बहुत सारे सवालिया निशान एहतसाब के अमल पे जो है वो उठा दिए इसने। ज़रा अगर केंद्र साहब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा अगर जैन साहब से पूछ लूँ कि हुकूमत इस पर क्या करना चाह रही है। जैन साहब, बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं जो लगाए हैं बशीर मेमन साहब ने, अब वो जुडिशल इंक्वायरी वो डिमांड कर रहे हैं, क्या हुकूमत इस पे कुछ करेगी या हुकूमत इसको बस इग्नोर कर देगी एंड यू विल जस्ट वेट के द डस्ट सेटल्स? डॉक्टर साहब देखें, उससे पहले कि मैं इसके ऊपर कुछ कहूँ, हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए बशीर मेमन साहब के बैकग्राउंड के ऊपर और उनका रुझान जो है वो किस तरफ है। और उसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ एंड आई लीव इट टू योर बेटर जजमेंट। 2016 के अंदर बशीर मेमन साहब आईजी थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे चौधरी अब्दुल माजिद साहब, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से कहा था, अब इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से कहा था कि इनका ट्रांसफ़र किया जाए क्योंकि ये किसी एक जमात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ख़त लिखा जिसकी बेसिस के ऊपर बशीर मेमन साहब ने स्टे लिया
और स्टे पे उस इलेक्शन के दौरान वहाँ पे आईजी रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि गफूर हैदर साहब जो हैं वज़ीर आज़म बने और मुस्लिम लीग की हुकूमत आई। तो ये एक 2018 में आपकी गवर्नमेंट आई और 2020 तक वो रहे, वो खुद रिजाइन करके गए, आपको ये चीजें पहले नजर नहीं आई? अगर इतने ज्यादा क्वेश्चनेबल थे, उनका कैरेक्टर इतना क्वेश्चनेबल, इसमें पहले नजर आने वाली कौन सी बात है? एक बंदा अगर एक बंदा एक पोस्ट पे लगा हुआ है तो हम आके उसको अगर कुछ करेंगे तो फिर कहेंगे विलिफाई कर रहे हैं, विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके इल्जामात को कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी डिनाई किया और शहजाद अकबर साहब ने डिनाई किया, बल्कि शहजाद अकबर साहब वेंट वन स्टेप अहेड और उन्होंने उनके खिलाफ डेफेमेशन का लॉसूट फाइल किया है। तो ऑब्वियसली वो एक जुडिशियल प्रोसेस है, उससे वो गुजरेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी इसकी, आप प्रॉपर कोई इस पे कमेटी या कुछ नहीं बना रहे इस पे? आई थिंक अगर उन्होंने डेफेमेशन का केस किया है और एक लीगल प्रोसीडिंग शुरू की है, आई थिंक वी शुड वेट टू सी कि उस लीगल प्रोसीडिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। माज़ूर के साथ चले, मैं खेलदा साहब की तरफ चलती हूँ। खेलदा साहब, इस मुल्क में हमने देखा है डेफेमेशन के नोटिस जो हैं वो एक दूसरे को किस तरह सर्व किए जाते हैं, शहजाद अकबर साहब, शहबाज शरीफ साहब वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब कि हुकूमत तो इस पर कुछ नहीं करना चाहती। क्या आप इस पर कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे या आपको इस पे आगे कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं? किस तरह आप समझ रहे हैं इसको चलना चाहिए? मारिया, देखें जो बशीर मेमन साहब साहब कह रहे हैं अगर आप पिटिशनर बनना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं इसको कोर्ट में। मैं अब आ रहा हूँ। मैंने कहा वो जो इल्ज़ाम नहीं है वो हकीकत है। देखें, ये जो सोकाल सेल बनाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसमें शहजाद अकबर को बिठाया गया, क्या नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम नहीं किया? क्या शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नहीं किया? क्या मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ करने की कोशिश नहीं की गई? खुद वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया है कि ख्वाजा आसिफ पे मैंने कहा था। तो आप किसी मतलब कहते हैं कि गद्दारी का मुकदमा बनाओ, ये आप क्यों हुक्म देते हैं एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव की सीट पे बैठकर एक अफसर को? जब आप इस तरह कहते हैं कि आप केस बनाओ, वो भी गद्दारी का, तो मुझे ये बताएं। दूसरी बात है चीफ जस्टिस काजी ईसा फैज़ की, तो वो इंतकाम भी हमसे लिया गया जो बशीर मेमन को वो हिदायत दे रहे थे बाद में, और जो चीफ जज साहब के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दाखिल कराया गया। दोनों काम पीटीआई ने किए, बशीर मेमन ने उनके कहने पे नहीं किए, बाद में किए। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कमीशन बनना चाहिए। बशीर मेमन एक ईमानदार अफसर है और उसके कैरियर जो है बेदाग है। उसने कभी भी कोई ऐसे मतलब उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर पूरे पाकिस्तान की आवाम को और अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह जज अरशद मलिक वाली वीडियो को आप इस्तेमाल करते रहे आज तक, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको नहीं लेके गए, इसी तरह इसको भी जो है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन आप पिटिशनर बन के लेके नहीं जाना चाह रहे इसको कोर्ट में। हम जज अरशद मलिक को किसने इस्तेमाल किया नवाज शरीफ के खिलाफ? किसको पुरानी वीडियो लेके क्यों फैसले दिलाए गए? देखें, हम तो कहते हैं, हमारा तो ये बयान है कि हमारे खिलाफ फैसले जो किए गए हैं या जो हमारे खिलाफ जो इंतकाम लिया गया है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या उसकी पार्टी के खिलाफ, तो वो तो सामने आ गया है ना सारे। नहीं, लेकिन इसको आप लेके नहीं जा रहे, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जाएंगे। शैला साहब से भी यही, शैला साहबा, उन्होंने आपकी पार्टी के हवाले से भी कहा कि आपकी पार्टी के हवाले से भी कहा गया कि इनके खिलाफ जो है वो केसेस बनाए जाएं। आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं? जो मैंने सुना है कि मेरी पार्टी में जो है असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर इस पे तहकीकात की बात की गई है कि असेंबली की कोई कमेटी बनाए या कुछ इस तरह से। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और वो यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है शख्स, तो पहली दफ़ा नहीं कर रहा। हमारे यहाँ मुल्क में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जजेस जो थे उन्होंने दूसरे ममालिक में जाके रो रो के ये सारी बातें की थी, क्या हुआ। फिर जस्टिस क़य्यूम की भी टेप्स पकड़ी गई हैं। फिर सैफुर रहमान साहब का भी गवाह हैं हामिद मीर साहब के, किस तरह उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के कदमों में गिर के माफ़ी मांगी। तो ये हुकूमतों के रवैये रहे हैं। इसी तरह अगर आप 90 के इलेक्शंस का जो मसला था, क्या हुआ जिसमें सारा पैसे दिए गए और क्या हुआ, वो सारे मुख्तलिफ अदवार में ये चीज़ें बहुत
ज़्यादा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना होता है, और अगर हम इस तरह से ही इनके शफ़ात पे ज़िंदा रहे कि अब कोई ये करेगा, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो तहक़ीक़ात अगर इसकी हों तो बहुत अच्छी बात है। तहकीकात हों, लेकिन हुकूमत तहकीकात कराने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं 30 सेकंड अगर मुझे दें। जी प्लीज़। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब ये आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, मैं आपको बताऊँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सियासी इंतकाम सिविल बालादस्ती का नारा लगाने के बाद जो हुआ है, उसने फैसला अपना अल्लाह पे छोड़ दिया है, और सारे किरदार जो उसके पीछे हैं उस साजिशों में वो एक एक करके नंगा हो रहा है, और सारी चीज़ें सामने आ रही है कौम के। चलें जी, अगेन पॉलिटिकल रेटरिक, यही बात होती रही कि इसको लेके जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं। अगर इसको आप एक्चुअली जो है वो किसी कैफरे किरदार तक लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं निज़ाम किस तरह जो है वो चल रहा है, लेकिन नून लीग नहीं करना चाहती और गवर्नमेंट करेगी नहीं, तो फिर ये उसी तरह पॉलिटिकल रेटरिक हमें जो है वो नज़र आती रहेगी। तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़ैन कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला रज़ा साहब और खेलदा साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।